नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे कोण से, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री माप तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे रेडियन माप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं परिचय के साथ। आप सभी किसी एक दिशा में दो सरल रेखा का योग करना जानते ही हैं। आइए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है ए बी, तथा हम यहाँ पर इसी दिशा में एक और सरल रेखा लेते हैं जिसका नाम है बी सी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेखा AC का मान क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे AC बराबर AB प्लस BC। तो रेखा AC का मान आप AB प्लस BC बहुत आसानी से बता सकते हैं। पर चलिए यहाँ पर इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम एक दूसरी रेखा लेते हैं AB तथा रेखा BC को कुछ इस प्रकार लेते हैं। तो यहाँ पर है रेखा AB और रेखा BC, और हमें फिर से AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या यहाँ पर AC का मान AB प्लस BC होगा? नहीं, यहाँ पर AC is not equal to AB plus BC। तो इसी तरह की गणनाओं का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंदर करते हैं। तो चलिए आइए हम त्रिकोणमिति को समझते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन, जिनका मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और कोण का अध्ययन करते हैं। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है, और इसके इस घूमने के माप को ही कोण कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभिक भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहते हैं। आइए अंतिम भुजा को समझते हैं। किरण के घूर्णन की अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कोण के शीर्ष पर नजर डालते हैं। किरण के घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आइए इन तीनों के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई किरण है जो अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः इस प्रकार घूम रही है। तो इसकी प्रारंभिक किरण, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है, इसे प्रारंभिक भुजा कहते हैं, तथा अंतिम किरण, जिसे लाल रंग से दिखाया गया है, उसे अंतिम भुजा कहते हैं। तथा इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को शीर्ष कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और धनात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन वामाव्रत है, तो उस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। आइए इसे फिगर से समझते हैं। यहाँ पर हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं
जो वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से इस कोण को धनात्मक कोण कहते हैं, जहां पर भुजाओं के नाम इस प्रकार है। यह प्रारंभिक भुजा, यह अंतिम भुजा तथा यह है शीर्ष बिंदु। अब आइए हम ऋणात्मक कोण के बारे में पढ़ते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा व अंतिम भुजा द्वारा बनाए गए कोण का घूर्णन दक्षिणाव्रत है, तो उस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए हम इसे फिगर से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जो दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की वजह से इस कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं, जहां पर ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, ये अंतिम भुजा तथा ये शीर्ष बिंदु है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और डिग्री माप के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रारंभिक भुजा लेते हैं जिसे हम मानते हैं कि वामाव्रत दिशा में घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि इस प्रकार अपना घूर्णन कर रही है। और हम मानते हैं कि ये कुछ समय के उपरांत अपना एक पूरा घूर्णन करके अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाती है। और इस पूरे बने कोण को हम 360 डिग्री बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1/360 गुणा एक घूर्णन, जहां पर ये 1 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री से छोटे कोण के कुछ अन्य मात्रकों पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर हम 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। मिनट के लिए हम संख्या को उसके ऊपर डैश लगाकर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है। तो 1 मिनट को लिखा जा सकता है 60 सेकेंड्स, जिसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर सेकंड के लिए संख्या के ऊपर डबल डैश लगाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोण को डिग्री में मापने के कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला उदाहरण इस प्रकार है। यहां पर हम एक किरण लेते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत दिशा में एक कोण बनाती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह कोण लंबवत कोण से आधा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 45 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें भी हम एक रे लेते हैं जहां पर दूसरी रे इससे इस तरह कोण बना रही है, जो कि एक लंबवत कोण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, जिसमें हमारी पहली किरण इस प्रकार है तथा कोण बनाने के बाद अंतिम किरण इस प्रकार है। तो ये हमारा पूरा कोण 180 डिग्री कहलाता है, इसलिए सरल रेखा पर बने कोण को 180 डिग्री कोण कहते हैं। आइए आखिरी उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने प्रारंभिक किरण बनाई है तथा इससे एक कोण बनाती हुई अंतिम किरण इस प्रकार है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये कोण क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में बन रहा है, इसलिए ये कोण ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा और इसको हम इस प्रकार लिखेंगे -45 डिग्री। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन माप पर नजर डालते हैं। एक इकाई त्रिज्या के एक वृत्त में 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा
शीर्ष पर बनाए गए कोण को एक रेडियन कहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। यहाँ पर यह एक रेखा है जो एक कोण बना रही है। अब यदि हम इन दोनों को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच दें, तो इस कोण के द्वारा यदि वृत्त के चाप की लंबाई 1 इकाई है, तो यह कोण एक रेडियन कोण कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोण तथा पाई के बीच संबंध देखते हैं। एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका मान होता है 2 पाई। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यदि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई होगी, तो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई r होगी। अब आइए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए हम एक पूरे घूर्णन का कोण देखते हैं। तो एक घूर्णन में बना कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। तो टोटल चाप हमारी कहलाएगी वृत्त की परिधि, जो कि होगी 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या होगी r। तो इस प्रकार एक घूर्णन में बने कोण का मान हमें मिल जाता है 2 पाई, और इसलिए हम 2 पाई को 360 डिग्री के इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक वृत्त लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, जो कि रेडियन में है, तथा हम इससे स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा लेते हैं, जिसका नाम है AOB। अब यदि रेखा AO को मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर, तथा रेखा OB को भी इसी प्रकार दाईं ओर से मोड़ दिया जाए वृत्त के ऊपर, तो रेखा AOB पूरी तरह वृत्त को ढक लेगी, और इस प्रकार वृत्त की परिधि तथा रेखा AOB एक समान रूप से व्यवहार करेंगी। पर यदि हम देखें तो रेखा AOB की लंबाई एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं, तथा वृत्त की परिधि को हम रेडियन की टर्म्स में लिखते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या तथा रेडियन को हम समान रूप से ले सकते हैं, क्योंकि रेडियन तथा वास्तविक संख्या एक समान व्यवहार करती हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध देखते हैं। इसके लिए हम एक प्रारंभिक किरण लेते हैं, जो कि इस प्रकार एक पूरा घूर्णन करके कोण बना रही है। चलिए आगे देखते हैं। एक घूर्णन में बना कोण बराबर 360 डिग्री, जो कि आप पढ़ ही चुके हैं। इसी प्रकार एक घूर्णन में बने कोण को 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं, और इसके अनुसार हम लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर 360 बटे 2 पाई, जिससे हमें वैल्यू मिलती है 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहाँ से हमें रेडियन तथा डिग्री के मध्य संबंध मिल जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कोण के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा कोण तथा रेडियन माप के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो आइए जानते हैं
कि आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 2। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इकाई वृत्त और त्रिकोणमितीय सरससमीकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को परिचय से। दोस्तों मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 है। तो इस हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, यानी x का निर्देशांक होगा 1 और y का निर्देशांक होगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -1। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, तो चलिए इसे इस दिए गए वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a और b। हमने b को इस तरह से प्रदर्शित किया है और a को इस तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट M है। तो दोस्तों ये त्रिभुज यानी कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के कोण का मान है x। तो चलिए अब तक हम जान चुके हैं कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि cos x बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज यानी OPM की बात करें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। अब a का मान cos x है और b का मान sin x है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में अगर हम यही मान पुट करें तो हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 आ जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को cos x, sin x से लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान cos x है और b का मान sin x है। यहाँ पर x उस कोण का मान है जो उस रेखा पे बना हुआ पॉइंट x एक्सिस के साथ बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों अगर ये x यानी कि ये कोण जो OP रेखा x एक्सिस के साथ बना रही है, अगर इस कोण का मान 0 हो जाए तो b यानी कि निर्देशांक y का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b बराबर sin x, और अगर sin में x को हम 0 कर दें तो sin 0 gives 0। इसी तरह से अगर उस कोण का मान π/2 हो यानी 90 डिग्री हो तो sin π/2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x के मान को पाई कर दें तो sin π बराबर 0 होगा, और यदि x का मान 3π/2 हो यानी 270 डिग्री तो sin का मान -1 होगा, और फाइनली अगर x का मान 2π हो तो sin 2π का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है। चलिए सबसे पहले इसमें sin के सभी कोण को दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री पर sin फलन का ग्राफ 0 को ही छू रहा है, और π/2 पर sin फलन का मान अधिकतम हो जाता है यानी कि 1, और उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक sin फलन फिर से 0 हो जाता है, और 3π/2 पर इसका मान फिर से अधिकतम हो जाता है, पर साथ ही नेगेटिव भी हो जाता है। 2π तक आते आते ग्राफ फिर से 0 को छू जाता है। ध्यान दीजिए कि sin की अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हमें ज्ञात हो चुका है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी a b को हम cos x या sin x से भी लिख सकते हैं। चलिए अब cos x में जो x यानी कि कोण के मान को समझते हैं।
अगर x का मान 0 हो यानी cos 0 बराबर 1। x का मान 0 हो यानी कोण का मान अगर 0 होगा तो cos फंक्शन का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। अगर x का मान π/2 हो तो cos π/2 बराबर 0। अगर x का मान पाई हो तो cos पाई किसके बराबर होगा? -1 के। अगर x का मान 3π/2 हो तो cos का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर x का मान 2π हो तो cos का मान 1 होगा। चलिए इसे भी एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास cos फलन का ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में सभी पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनके कोण को भी दिखाते हैं। 0 डिग्री पर cos फलन का ग्राफ अधिकतम हो जाता है यानी कि 1। π/2 पर cos फलन का मान 0 हो जाता है। उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक cos फलन का ग्राफ यानी cos फलन का मान अधिकतम पर नेगेटिव मान दिखाता है यानी कि -1। 3π/2 पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है और 2π तक आते आते ग्राफ फिर से अधिकतम हो जाता है। ध्यान दीजिए कि cos के ग्राफ में सबसे अधिकतम मान 1 है और सबसे न्यूनतम मान -1 है, जो कि साइन के ग्राफ में भी है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिस कोण पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम है वहीं पर cos की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साइन और cos फलन के एंगल्स के बारे में। अगर साइन का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो साइन फंक्शन का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। यानी कि साइन ऑफ 2nπ प्लस x बराबर sin x, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर cos का कोण 2nπ से बढ़ा दिया जाए तो cos फंक्शन का मान भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी सेम रहेगा। और यहाँ पर n पूर्ण संख्या है यानी कि इंटीजर। चलिए ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलास को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है sin x बराबर 0 इफ x बराबर 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2π या प्लस माइनस 3π। यानी कि अगर कोण का मान साइन के कोण का मान 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2π या सो ऑन इन सब में से कोई हो तो साइन फलन का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर cos फंक्शन में cos फंक्शन के कोण का मान प्लस माइनस π/2 या प्लस माइनस 3π/2 या प्लस माइनस 5π/2 हो तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। इसे और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि साइन फंक्शन का मान 0 है अगर साइन के कोण का मान nπ हो। n यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी हिसाब से cos x बराबर 0 जहां पर x की वैल्यू है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2। यहाँ पर 2n प्लस 1 का मतलब विषम गुणांक यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अगर x का मान यानी cos के कोण का मान एक विषम गुणांक है π/2 का तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन और कोसेकेंट x के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि साइन x बराबर 1 कोसेकेंट x। यहाँ पर x कोण है यानी कि साइन फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोसेकेंट फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है यानी कि कोसेकेंट x बराबर 1 sin x। इसी तरह से cos x बराबर 1 secant x और
सीकेंट x बराबर 1/cos x। इसी हिसाब से tan x बराबर 1/cot x और इसी से हम cot x बराबर 1/tan x निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने अभी पढ़ा कि कोसीकेंट x बराबर 1/sin x और हमें ये भी पता है कि cot x बराबर cos x/sin x। अब दोस्तों ये दोनों फलन यानी कोसीकेंट x और cot x तभी माननीय होंगे जब दोनों फलनों के हर यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो। यानी कि sin x कोसीकेंट x में और cot x में जो sin x है ये दोनों अगर 0 के बराबर ना हो तो कोसीकेंट x और cot x दोनों ही फलन माननीय होंगे। अब sin x कब 0 हो सकता है? जब sin x में कोण का मान n π हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसीकेंट x और cot x फंक्शन तभी माननीय होंगे जब x की वैल्यू n π के बराबर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी पता है कि सीकेंट x बराबर 1/cos x और tan x बराबर sin x/cos x। तो दोस्तों सीकेंट x और tan x भी तभी माननीय होंगे जब इन दोनों फलन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो cos x 0 ना हो। अब cos x 0 कब होगा? जब cos x में कोण का मान 2n+1 π/2 हो। अगर x के मान π/2 के विषम गुणांक के बराबर है तो सीकेंट x और tan x दोनों फंक्शन माननीय नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फंक्शन माननीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समीकरण हमने अपनी सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर हम इस समीकरण को sin स्क्वायर x से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा जो है sin स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे sin स्क्वायर x बराबर 1/sin स्क्वायर x। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर कोसीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाले समीकरण को यूज करके हम एक और समीकरण बनाते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर इसी समीकरण को अब हम cos स्क्वायर x से भाग करते तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x बराबर 1/cos स्क्वायर x। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बराबर सीकेंट स्क्वायर x। तो दोस्तों आप इन सभी समीकरणों को याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन को जारी रखेंगे और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे संदर्भ कोण के बारे में। दोस्तों आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 3। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन और साथ ही में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों की सूची। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर त्रिकोणमितीय फलन से। दोस्तों अब तक हमने ये जान लिया कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, यानी कि साइन, कॉस, टैन और साथ ही में उनके पारस्परिक फलन जैसे कि कोसीकेंट, सीकेंट और कॉट। इस चार्ट में हम अलग अलग कोण के लिए साइन, कॉस और टैन के फलन का मान देखेंगे।
इनके पारस्परिक फंक्शंस यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शंस का मान हम इन्हीं फंक्शन के मान को 1 से भाग करके निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं साइन से। दोस्तों साइन x का 0 डिग्री पर मान 0 होगा। π/6 यानी 30 डिग्री पर साइन x का मान 1/2 होगा। π/4 यानी 45 डिग्री पर साइन x का मान होगा 1/√2। इसी तरह से π/3 यानी कि 60 डिग्री पर साइन x का मान √3/2 होगा। π/2 पर इसका मान 1 है। पाई पर इसका मान 0 हो जाता है। इसी तरह से 3π/2 पर इसका मान -1 और 2π पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है। और यदि आप ध्यान दें तो आप ये जान सकते हैं कि sin x का मान 0, 1 और -1 तक जाकर दोबारा 0 पर आ जाता है। यानी कि sin x का मान -1 से 1 के बीच में ही होता है। इसी तरह से अगर आप cos x की बात करें तो cos 0 पर इसका मान 1 होगा। इसी तरह आप cos x का अलग अलग कोण पर मान नोट कर लीजिए। cos π/2 पर इसका मान 0 है, यानी कि जब sin x का मान अधिकतम है तभी cos x का मान न्यूनतम है। इसी तरह से cos π पर cos x का मान -1, cos 3π/2 पर इसका मान 0 और cos 2π पर इसका मान 1 है। दोस्तों अलग अलग कोण पर tan x का मान निकालना बहुत ही सरल है। किसी एक कोण पर tan x का मान निकालने के लिए हम उसी कोण पर सबसे पहले sin x और cos x का मान निकालेंगे और फिर sin x बटे cos x कर देंगे। जैसे कि tan 0 पर tan x का मान होगा 0। अब ये कैसे आया? sin 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1 और 0/1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से tan π/6 यानी कि 30 डिग्री पर इसका मान 1/√3 होगा। अब ये कैसे आया? sin π/6 होता है 1/2 और cos π/6 होता है √3/2। अब इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम भाग कर देंगे तो tan x at π/6 बराबर होगा 1/√3। इसी तरह से tan 45 यानी π/4 बराबर 1 होगा। tan π/3 यानी tan 60 बराबर √3 होगा। और इसी तरह से tan π/2 यानी sin π/2 बटे cos π/2 जो होगा 1/0। और हम जानते हैं हम इसे इन्फिनिटी बोलते हैं यानी नॉट डिफाइंड। इसी तरह से tan π बराबर 0। आप इन सभी फंक्शंस के अलग अलग कोण पर मान नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड के शीर्षक को हम बाद में समझेंगे। चलिए पहले चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि निर्देशांक अक्ष को हम 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें यानी कि वो चतुर्थांश जिसमें x और y एक्सिस यानी कि दोनों ही अक्षरेखा पॉजिटिव होती हैं, उस चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ sin x और कोसेकेंट x धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होंगे। तीसरे चतुर्थांश में tan x और cot x धनात्मक होंगे और बाकी सभी फलन नेगेटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में cos x और secant x धनात्मक होंगे और इसके अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे यानी नेगेटिव। अब इसे सरलता से याद रखने का तरीका इस स्लाइड के ही शीर्षक में छिपा है, यानी सभी साथ टहला करो। सभी का स यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक हैं। सात का सा यानी दूसरे चतुर्थांश में sin x और उसका पारस्परिक फलन जो है कोसेकेंट x धनात्मक है और बाकी सभी फलन ऋणात्मक है।
तीसरे चतुर्थांश का ट यानी tan x और उसका पारस्परिक फंक्शन जो है cot x वो धनात्मक होंगे और बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे। और करों का क यानी चौथे चतुर्थांश में cos फंक्शन और उसका पारस्परिक फंक्शन यानी secant x धनात्मक और बाकी सभी फलन ऋणात्मक। चलिए इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक यानी पॉजिटिव हैं। दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेकेंट धनात्मक हैं यानी पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव हैं। तीसरे चतुर्थांश में tan x और cot x पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में cos x और उसका पारस्परिक फंक्शन यानी secant x पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। आइए सबसे पहले जानते हैं सम विषम सर्वसमीकरणों के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर हम cos फंक्शन का कोण नेगेटिव कर दें तो cos फंक्शन के मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसी तरह से cos फंक्शन का पारस्परिक फंक्शन यानी कि secant फंक्शन के कोण में अगर हम एक नेगेटिव साइन लगा दें तो secant फंक्शन के मान में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों ये दोनों होंगे सम सर्वसमीकरण क्योंकि इन दोनों के कोण में नेगेटिव साइन लगाने के बाद भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। पर अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करें यानी कि साइन, कॉस, टैन और कॉट, इन चारों फंक्शंस में इनके कोण के साथ एक नेगेटिव साइन लगाने के बाद इन फंक्शंस का मान बदल जाता है यानी इन फंक्शन के मान में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये चारों फंक्शन विषम सर्वसमीकरणों की सूची में शामिल हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है संदर्भ कोण। दोस्तों इस टॉपिक को हम एक एक चतुर्थांश के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले चतुर्थांश से। दोस्तों पहले चतुर्थांश में थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोण के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये रेखा x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और जैसे कि हम जानते हैं कि एक इकाई वृत्त में किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम cos थीटा, sin थीटा से लिख सकते हैं। थीटा यानी कि वो रेखा x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाती है। तो इस हिसाब से इस रेखा के अंत में जो बिंदु है यानी वृत्त पे बिंदु के निर्देशांक होंगे cos π/6, sin π/6 यानी cos 30, sin 30 जो होंगे √3/2, 1/2। इसी तरह से अगर यही रेखा 45 डिग्री का एंगल बनाए x एक्सिस के साथ तो उस पॉइंट के निर्देशांक होंगे cos π/4, sin π/4 जो होंगे 1/√2, 1/√2। इसी तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाने पर इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 1/2, √3/2। तो चलिए इसी तरह से अब हम दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि थीटा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि दूसरे चतुर्थांश में हम कोण को 180 डिग्री में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे कि ये लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, तो इस वृत्त पर इस बिंदु के निर्देशांक होंगे cos 2π/3, sin 2π/3 यानी -1/2, √3/2। और यदि यही लाइन 135 डिग्री का एंगल बनाए तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे cos 3π/4, sin 3π/4 यानी -1/√2, 1/√2। यदि यही रेखा 150 डिग्री का कोण बनाए तो इसके निर्देशांक होंगे -√3/2, 1/2। और यदि यही रेखा 180 डिग्री का कोण बनाए तो इसके निर्देशांक होंगे -1, 0।
तो चलिए इसी तरह से हम तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कोण का मान होगा थीटा डैश बराबर थीटा प्लस 180 डिग्री, यानी कि थीटा डैश बराबर थीटा प्लस पाई। यानी कि तीसरे चतुर्थांश में हम एंगल को 180 डिग्री से ऐड करके लिखेंगे। जैसे कि ये रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 210 डिग्री का कोण बना रही है, तभी अगर हम वामाव्रित दिशा की बात करें यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, और यही रेखा -150 डिग्री का कोण बनाएगी अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में जाएं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से 210 डिग्री बराबर -150 डिग्री। आप अगर ध्यान दें तो 210 और 150 का जो सम होगा वो पूरा 360 के बराबर होगा। इसी तरह से इस पॉइंट पर 225 डिग्री बराबर किसके होगी? -135 डिग्री के। और इस पॉइंट पर 240 डिग्री बराबर -120 डिग्री, और इस पॉइंट पर 270 डिग्री बराबर किसके होगी? -90 डिग्री। तो चलिए बात करते हैं आखिरी चतुर्थांश की। दोस्तों चौथे चतुर्थांश में थीटा डैश बराबर होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा डैश बराबर 2 पाई माइनस थीटा। यानी कि आखिरी चतुर्थांश में हम कोण को 360 डिग्री में से माइनस करके लिखते हैं, और इस चतुर्थांश में एंगल का मान 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश। तो चलिए शुरू करते हैं प्रांत से। प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। किसी फलन का प्रांत स्वतंत्र चर के सभी संभव मान का पूर्ण समुच्चय होता है, जहां पर फलन का अर्थ है फंक्शन तथा समुच्चय का मतलब है सेट। किसी फलन y बराबर fx के लिए फलन का प्रांत x के उन सभी संभव मान का पूर्ण समुच्चय होता है जिसके लिए फलन y का मान वास्तविक होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x के उन सभी संभव मान का समुच्चय प्रांत कहलाता है जिसके लिए y का मान वास्तविक होता है। तो आइए आगे चलते हैं और परिसर पर नजर डालते हैं। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। किसी फलन का परिसर फलन के सभी वास्तविक मानों के समुच्चय को कहते हैं। किसी फलन y बराबर fx के लिए फलन का परिसर y के मान का वह समुच्चय होता है जो प्रांत के मान को प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x में डोमेन यानी प्रांत के सभी मानों को प्रतिस्थापित यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद y के मान का जो समुच्चय मिलता है उसको हम परिसर यानी रेंज कहते हैं। परिसर के लिए y का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या के रूप में होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जो कि है y बराबर sin x। अब इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना होगा
x के किस किस मान के लिए y का मान वास्तविक मिलेगा। तो हम सब जानते हैं कि x के सभी वास्तविक मान के लिए y का मान -1 से लेके +1 के बीच में ही आता है। इसलिए x के सभी वास्तविक मान के लिए y का मान वास्तविक ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R, जहां पर R रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होगा सभी रियल नंबर x के मान को सेटिस्फाई करेंगे। अब आइए देखते हैं कि परिसर का मान क्या होगा। तो परिसर का इंटरवल होगा -1 to 1, क्योंकि sin x के लिए y का मान -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि y बराबर cos x के लिए प्रांत तथा परिसर क्या होंगे। तो x के लिए सभी वास्तविक मान के लिए y का मान वास्तविक ही आएगा। इसलिए y बराबर cos x का प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R, जहां R है रियल नंबर। और इसी प्रकार इसका परिसर होगा इंटरवल -1 to 1। तो आइए हम आगे चलते हैं और y बराबर 1/sin x का प्रांत तथा परिसर देखते हैं। तो इसके लिए प्रांत होगा x such that x belong to R और x is not equal to n pi, जहां n belongs to z। यहां पर R रियल नंबर तथा z इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, जिसमें पहली है कि x का मान सभी वास्तविक संख्याओं के मान को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x का मान n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहां n एक इंटीजर यानी पूर्ण संख्या है। क्योंकि अगर x का मान पाई, 2 पाई, 3 पाई या 4 पाई आदि होगा तो y का मान इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगा। इसलिए x का मान n पाई के इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R और y छोटा होगा -1 से या फिर y बड़ा होगा 1 से। सिर्फ इस कंडीशन के लिए ही y का मान एक वास्तविक संख्या के रूप में मिलेगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर 1/cos x का प्रांत तथा परिसर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस फलन का प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R और x is not equal to 2n plus 1 pi by 2, जहां n belongs to z। इस कंडीशन के लिए ही y का मान एक वास्तविक संख्या के रूप में होगा। आइए देखते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। तो इसका परिसर के लिए कंडीशन है y such that y, जहां y belongs to R, जिसमें y या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार y बराबर 10x के लिए प्रांत तथा परिसर का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए प्रांत होगा x such that x belongs to R और x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2, जहां पर n belongs to z।
और इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार y बराबर cot x का प्रांत तथा परिसर देखते हैं। तो y बराबर cot x के लिए प्रांत होगा x such that x, जहां x belongs to R, और यहां पर x बराबर नहीं होगा n पाई के, जहां पर n belongs to z, यानी n एक पूर्ण संख्या है। तो आइए इसका परिसर देखते हैं। तो इसका परिसर होगा y such that y, जहां y belongs to R। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जो कि है y बराबर sin x। अब हम इस फलन के लिए चतुर्थांश का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ लेते हैं जो इस प्रकार है, जिसके एक्सिस यानी अक्ष इस प्रकार है। यह है x, यहां पर है अक्ष माइनस x, तथा यहां पर है अक्ष y, तथा इसके विपरीत है अक्ष माइनस y। तो यहां पर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की रेंज को इस तरह लिखते हैं, जो कि होता है पहला चतुर्थांश। इसी प्रकार 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है दूसरा चतुर्थांश, और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होता है तीसरा चतुर्थांश, और इसी प्रकार 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच होता है चौथा चतुर्थांश। अब y बराबर sin x के लिए पहले चतुर्थांश में मान होता है 0 से 1 के बीच में, और दूसरे चतुर्थांश में मान होता है 1 से 0 के बीच में। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में मान होता है 0 से -1 के बीच में, और चौथे चतुर्थांश में मान होता है -1 से 0 के बीच में। तो आइए इससे रिलेट करके हम y बराबर sin x का ग्राफ देखते हैं। y बराबर sin x के ग्राफ के लिए सबसे पहले हम अक्ष बना लेते हैं, जिसका मूल बिंदु इस प्रकार है। अब इस पर हम डिवीजन करते हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसमें क्षैतिज अक्ष पर डिवीजन इस तरह से है, जिनके मान है पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, तथा 3 पाई और माइनस 3 पाई, तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इस प्रकार है, क्योंकि है 1 और -1। तो इनके लिए y बराबर sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, जिसका मान x बराबर 0 के लिए 0 है, तथा x बराबर पाई बाय 2 के लिए 1 है। तो आइए अब आगे चलते हैं और y बराबर cos x के लिए चतुर्थांश को समझते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं, जिसका नाम है y माइनस x और माइनस y, और जिनके चतुर्थांश इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में y बराबर cos x का मान होता है 1 से 0 के बीच, द्वितीय चतुर्थांश में होता है 0 से -1 के बीच, इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में -1 से 0, तथा चौथे चतुर्थांश में 1 से 0 के बीच होता है। अब आइए इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं, जिसके ग्राफ के लिए हम अक्ष बनाते हैं तथा उस पर हम मूल बिंदु के साथ कुछ डिवीजन देखते हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं, और इस तरह हमें y बराबर cos x का ग्राफ मिल जाता है। तो आइए आगे चलते हैं और इसी तरह y बराबर tan x के लिए चतुर्थांश को समझते हैं, जिसे हम इस तरह अक्ष पर उनके नाम के साथ
हम चतुर्थांश को दिखा सकते हैं, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है 0 से इंफिनिटी तथा दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस इंफिनिटी टू 0। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में 0 टू इंफिनिटी तथा चौथे चतुर्थांश में होता है माइनस इंफिनिटी टू 0। तो आइए आगे चलते हैं और y बराबर 10x के लिए ग्राफ देखते हैं। इसके लिए हम अक्ष को विभाजित करते हैं, जो कि इस प्रकार होता है, और इसके अनुसार हम 10x का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और y बराबर cot x का चतुर्थांश देखते हैं। तो इसका चतुर्थांश भी हम इस तरह दिखा सकते हैं, जिसमें पहला, दूसरा तथा चौथा चतुर्थांश इस प्रकार है, जिसके लिए y का मान होता है पहले चतुर्थांश में इंफिनिटी टू 0, दूसरे में 0 से माइनस इंफिनिटी, तीसरे में इंफिनिटी से 0 तथा चौथे में 0 से माइनस इंफिनिटी, जिसके लिए ग्राफ इस प्रकार है, जिसके लिए हम पहले अक्ष को विभाजित करते हैं, जिनको हम इस प्रकार लिखते हैं, और इसके अनुसार हम cot x का ग्राफ इस तरह ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और y बराबर sec x के लिए चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। तो y बराबर sec x का चतुर्थांश हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है 1 टू इंफिनिटी, दूसरे में मान होता है माइनस इंफिनिटी टू -1 तथा तीसरे में मान होता है -1 टू माइनस इंफिनिटी, और इसी तरह चौथे में मान होता है इंफिनिटी टू 1। तो आइए आगे चलते हैं और sec x के ग्राफ को देखते हैं। इसके लिए हम अक्ष का विभाजन करते हैं इस प्रकार, तथा हम इस तरह sec x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और cosec x के चतुर्थांश को देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिखाया जा सकता है, जिसमें पहले चतुर्थांश में y का मान होता है इंफिनिटी टू 1, दूसरे में होता है 1 टू इंफिनिटी, तीसरे में माइनस इंफिनिटी टू -1 तथा चौथे में होता है -1 टू माइनस इंफिनिटी, जिसके लिए ग्राफ हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें हम यहाँ अक्षों का विभाजन करते हैं, जो कि इस तरह से है, और cosec x का ग्राफ इस प्रकार दिखाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश व ग्राफ। अगली वीडियो सर्व समीकरण। धन्यवाद।